हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और मेहमान को लाए हैं ताकि वो आपसे रूबरू हो सकें। आप हैं श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी। जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत आभार प्रजापति जी कि आज आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस स्टूडियो में बुला के मेरे प्रति और मेरी भाषा के प्रति जो आपने सम्मान दर्शाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हार्दिक अभिनंदन है। पुनः हम जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है कि हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भोजपुरी साहित्य में आपका योगदान किस प्रकार का है और किस प्रकार का रहा? सबसे पहले अगर हम भोजपुरी साहित्य को लेकर बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के योगदान को रेखांकित किया जा सकता है जी। पहला तो ये कि हमारा व्यक्तिगत योगदान क्या है। मेरी अब तक 7 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, 7 किताबें इंडिविजुअल और 4 पुस्तकें जी। साथ में 5 पुस्तकों का मैं सह-संपादन कर चुका हूँ। वाह। इसके अलावा भोजपुरी साहित्य सरिता मासिक पत्रिका विगत 8 वर्षों से लगातार संपादित कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। ये भोजपुरी साहित्य के दिशा में एक स्टेप तो रहा ही है, एक कदम तो रहा ही है। इसके साथ साथ मैंने हिंट चैनल पर करीब 6 महीने तक एक भोजपुरी कार्यक्रम के लिए काम किया था। उसमें विभिन्न भोजपुरी के लोगों का जी, जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित लोग थे उनका इंटरव्यू किया जी। साथ ही साथ मैंने ट्रू मीडिया चैनल पर भी करीब अब तक 36 लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूं। वाह। और वह केवल भोजपुरी भाषा के लिए था। तो भाषा के दिशाई मेरा जो काम रहा है वो ये रहा है। ट्रू मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपने जो 36 लोगों का, देश के कोने कोने से जो लोग आए थे, साक्षात्कार का जो मुख्य विषय था उसे कहा गया था बतकही। तो बतकही के नाम से आपने उसको चलाया था और बड़ा मशहूर और प्रचलित हुआ। और ये कहें कि ट्रू मीडिया के साथ साथ भोजपुरी भाषा का भी प्रचार जुड़ाव है। जी जी जी। हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भोजपुरी भाषा को लेकर समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं? पहले क्या था, जो भोजपुरी क्षेत्र के इलीट लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जी जी जी, वो लोग जैसे ही अपना पढ़ लिख लेने के बाद जैसे ही वो गांव को छोड़ के शहर की तरफ आते थे वो भाषा से विमुख हो जाते थे। जी। कारण बड़े महानगरों में एक मान्यता सी थी, या ऐसा देखा जाता है, ऐसा है भी कि भोजपुरी भाषा भाषी लोगों को लोग बैकवर्ड मानते हैं, पिछड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए लोगों ने दूरी बना ली। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है, युवा वर्ग है, वो धीरे धीरे अपनी मातृभाषा की अस्मिता को पहचानने लगा है और उसके तरफ आकृष्ट हो रहा है। तो जो दुराव पहले था, जो लोगों में असम्मान की दृष्टि थी पहले इन महानगरों में, अब वही लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं और उसको सम्मान भी देने लगे हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। द्विवेदी जी, ऐसा जैसे अभी आपने बताया कि पहले हे दृष्टि से देखते थे जो भोजपुरी है या अवधी है या, और वो बहुत ही पीड़ा सहन करनी पड़ती थी मनुष्य को, जो प्रादेशिक क्षेत्रों से आते थे तो उन्हें बड़ा फील महसूस होता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा अच्छा हो रहा है। क्या कोई ऐसा संस्मरण आप हमें बता सकते हैं जो आपके साथ या आपके किसी मित्र के साथ ऐसी घटना घटी हो? नहीं, मित्र क्या, मैं ये व्यक्तिगत संस्मरण ही बता देता हूँ। जी जी। जिस समय मैं 2016-17 में गाजियाबाद के साहित्यिक मंचों पे जाना शुरू किया जी, और मैं मंचों पर जो काव्य पाठ करता हूँ अपना हमेशा भोजपुरी में ही करता हूँ, तो जो गाजियाबाद का कवि समुदाय था वो एक तरह से बिल्कुल हीन भावना के साथ देखता था कि द्विवेदी जी आए, अपनी भाषा में कुछ बोले और खुद ही समझे, खुद ही चले गए। तो उनके कहने का जो वे होता था, तरीका जो होता था, वो कहीं ना कहीं मन को चुभता था जी। लेकिन बहुत जल्दी ही, मतलब आप मैक्सिमम मानिए 1 साल के अंदर अंदर लोगों में स्वतः बदलाव आया। क्यों आया? वो हमारे समर्पण की वजह से लोगों ने अपनी मातृभाषा के प्रति जो हमारा समर्पण देखा जी, और भाषा के प्रति जो उनकी धारणा थी कि इसमें अच्छी चीजें नहीं होती,
वो बदली, क्योंकि उन्होंने भाषा को देखा नहीं था। उन्होंने एक बाहरी आवरण के हिसाब से अपना एक माइंडसेट बना रखा था। वो उनका भ्रम टूटा और वो आज की स्थिति ये है कि आज वो जितना अन्य भाषाओं को सम्मान देते हैं उतना ही भोजपुरी को भी सम्मान। क्या बात है, क्या बात है। ये मान सकते हैं कि गाजियाबाद के जो हिंदी भाषी साहित्यकार या कवि रहे जी, उन्होंने भोजपुरी को भी समझना शुरू किया और ये सारे प्रयास आपके खाते में है, ये आपका समर्पण है, तब वो भोजपुरी को समझ अवश्य ही। ऐसा मेरा भी मानना कुछ ऐसा ही है। हम चाहेंगे कि जहाँ भोजपुरी की बात हो रही है, भोजपुरी भाषा की, भोजपुरी के बारे में या संस्कारों के बारे में हम बात करें, तो हम चाहेंगे कि यहाँ भोजपुरी भाषा की 4 लाइनों की कोई रचना हमारे दर्शकों को प्रस्तुत करें। जरूर। एगो कविता के एगो बंद हम सुनावल चाहता नहीं। जी जी जी। नेपाल घूम के का अइलन, हाँ, देखा कवि जी इतरा गइलन। ओहो, अब रोज बकैती झारेलन, हाँ, सगरों ज्ञान बघारेलन। का एक बचन का बहु बचन, सब घोर घार के तारेलन। अपने लुगरी अपने लकड़ी आ संग में फोटो खिंचवा आइलन, देखा कवि जी इतरा गइलन, देखा वाह कवि वाह जी वाह इतरा वाह गइलन। वाह वाह वाह। ये अक्सर हाँ रउरा सभे के देखे के मिलत हुई कि एक जगह दू जगह गइला के बाद आदमी आज के डेट में अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के देखी तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कवि, वैश्विक कवि, युग कवि, पता नहीं कौन कौन सा नाम रउरा के दिखाई दे ही यही के ऊपर ही हमारे को व्यंग रहा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बड़ी मिठास है आपकी अपनी मातृभाषा में, आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बहुत ही मिठास है, अपनत्व है, एक माँ की तरह उसे आप फील करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। द्विवेदी जी, जैसा कि भोजपुरी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान है? देखिए, हम जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि क्षेत्रीय भाषा का, हम इसको क्षेत्रीय भाषा मानते ही नहीं जी। भोजपुरी हमारी वैश्विक भाषा है। वाह। भारत के अलावा ये 14 देशों में बोली जाती है। भारत के अलावा 2-3 ऐसे देश हैं जहाँ की ये राजभाषा है, जैसे नेपाल, मॉरिशस, अच्छा, फिजी। इन जगहों पर हमारे यहाँ सांसद जो है संसद में भोजपुरी में अपना शपथ पत्र नहीं पढ़ सकता, लेकिन नेपाल में वो पढ़ सकता है क्योंकि वहाँ की राजभाषा है, वहाँ उसको राजभाषा का दर्जा, मॉरिशस में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो मेरा ये भी मानना है कि हिंदी वहीं पनपी जहाँ जहाँ भोजपुरी पहले से विद्यमान थी। वाह। तो इसकी जो स्थिति है ये आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और साथ ही मैं आपको बड़े गर्व से के साथ ये बताना चाहूँगा कि मॉरिशस के प्रयास से भोजपुरी की गीत विधा सोहर को यूनेस्को ने धरोहर का दर्जा दे रखा है। वाह। तो हम अपनी मातृभाषा के अगर दिशाई सोचें या कहें तो हम बड़े गर्व के साथ, हम अस्मिता बोध के साथ बात करते हैं कि हमारी भोजपुरी मातृभाषा है और उसको हमें कहीं भी व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं होगा। वाह वाह वाह। द्विवेदी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो भोजपुरी भाषा है, इसके अस्तित्व और इसके प्रचार को किस तरह से नई नीतियाँ या नए कदम उठाकर हम इसे और मजबूत कर सकते हैं? देखिए, मैं एक वृत्तांत आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। कुछ दिनों पहले प्राइम टाइम पर जी, जब रवीश कुमार जी इंटरव्यू कर रहे थे उनका डेवी जी का, तो डेवी जी ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था, वो ये कि इस समय विश्व की जहाँ विश्व में बहुत सारी भाषाएं मौत के कगार पे हैं, वहाँ भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो लगातार बढ़ रही है। क्या बात है। इसका उन्होंने जो कारण दिया वो ये कि जो युवा वर्ग है अपनी मातृभाषा को पूरी तरह से अपनाना शुरू किया है। वाह। और उसको पूरे गर्वबोध के साथ कहीं भी अभिव्यक्ति देता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत साधुवाद आपको। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु पुरस्कृत किया गया था। ये कहें कि एक राशि देकर आपको पुरस्कृत किया गया था, आपको ये कैसा फील हुआ और इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से बताएं। देखिए, जब हमने अपनी मातृभाषा में लेखन का कार्य आरंभ किया, संपादन का कार्य का शुरुआत की दौर में मैं एक पत्रिका के साथ जुड़ा था, भोजपुरी पंचायत के साथ, और करीब 1 साल बाद मैं अपनी एक पत्रिका भोजपुरी साहित्य सरिता निकालना शुरू किया। साथ ही साथ मेरा रचना कर्म भी चलता रहा। मेरी तीसरी पुस्तक आखर आखर गीत के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदुस्तानी अकादमी के द्वारा भिखारी ठाकुर सम्मान से मुझे नवाजा गया। वाह। उस सम्मान के साथ मुझे 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई। ये मेरे लिए कुछ इस तरह से था जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा हो, या ये कहें कि सेवाती की एक बूंद। क्या बात है। उसने मेरे आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाया, और मैं जितना समर्पण से पहले काम करता था उससे कहीं अधिक समर्पण से आगे काम करना शुरू किया, और लगातार मैं कर रहा हूं। आज मैं अपने को ये मानता हूं कि कहीं न कहीं भोजपुरी मेरे लिए जीवन की डोर है, प्राण रेखा है, और ये कहें श्वासों में बसी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। द्विवेदी जी, जैसा कि हमारी भाषाओं की बात चल रही है और भोजपुरी भाषा दिन प्रतिदिन प्रति उत्तर आगे बढ़ रही है, इसका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज दुनिया में कितनी भाषाएं हैं जो विलुप्ति की ओर भी बढ़ रही हैं? ये अभी तत्काल 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर का एक न्यूज़ है जी, विश्व में हर वर्ष 9 भाषाएं मृत हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। कारण ये है, उसका जो कारण है बेसिकली वो ये कि जो घर का गार्जियन है वो अपने बच्चों में अपनी मातृभाषा को डिलीवर नहीं कर रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, उसको दे नहीं रहा है, उसके साथ बातचीत अपनी मातृभाषा में बातचीत नहीं करना पसंद कर रहा है। कारण उसको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारा बच्चा समाज के दृष्टि में पिछड़ा हुआ नजर आए। जबकि ऐसा नहीं है। आप दुनिया की जितनी मर्जी करें उतनी भाषाएं सीख लीजिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी मत छोड़िए, कभी भी नहीं। यही कारण है कि अपनी मातृभाषा को प्रयोग में नहीं लाते हैं, अन्य भाषा को श्रेष्ठता के आधार पर रखते हैं और अपनी मातृभाषा को छोड़ देते हैं, इसलिए वो भाषा विलुप्त हो जाती है, मर जाती है। और वो भाषाएं ही नहीं मरती, हाँ, उसके साथ संस्कृति मरती है, संस्कार मरते हैं। वाह 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 वाह। तो भाषा का मरना अपने लिए एक बहुत बड़ा विकट और बहुत दुखद बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मौके पर हमारे देश के युवाओं को, मैं ये नहीं कहूँगा भोजपुरी युवाओं को, मैं ये कहूँगा कि देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो भोजपुरी भाषा को किस तरह से अपनाएं या अन्य भाषा को भी किस तरह से अपनाएं? मेरा जो मानना है वो ये कि जो जिस क्षेत्र का है, जहाँ जिसकी जो भी मातृभाषा है, उसका अपनी मातृभाषा के साथ उतना ही लगाव, उतना ही गर्वबोध, उतना ही समर्पण होना चाहिए जितना किसी अन्य भाषा के साथ। आप दुनिया की 17 भाषाएं सीखिए, सैकड़ों भाषाएं हैं, सब सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि आप उसी के साथ आपका संस्कार, आपकी संस्कृति सब जुड़ी हुई होती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपने ये कहा कि युवाएं जो है भारत की सभी भाषाओं के टच में रहे, सबको सीखें, लेकिन मातृभाषा के प्रचार प्रसार में अत्यधिक समय दें। आपने आपसे तालमेल और परिवार में उससे बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, वास्तव में यही होना चाहिए। वाकई हम आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन और विश्व भोजपुरी सम्मेलन के आयोजन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? भोजपुरी की ये दोनों सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं। विश्व भोजपुरी सम्मेलन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इन दोनों संस्थाओं से मेरा जुड़ाव है। ये संस्थाएं जो इनका कार्यक्रम होता है, जो इनका ये वार्षिक कार्यक्रम होता है, अपने वार्षिक कार्यक्रम में जो साहित्यकार हैं या पत्रकार हैं, जो भोजपुरी भाषा में पत्रकारिता कर रहे हैं या भोजपुरी भाषा में साहित्य रच रहे हैं, उनके विभिन्न रचनाओं को, अलग अलग विधा की रचनाओं को ये संस्था अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहित करती है, सम्मानित करती है, उनको पुरस्कृत करती है। वाह वाह। जिससे कि अगली पीढ़ी का अपनी मातृभाषा के प्रति झुकाव बढ़े और लगातार बढ़े। वाह। इनका उद्देश्य मातृभाषा का प्रचार प्रसार के साथ साथ जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके सम्मान को भी एक उचित स्थान समाज में मिले, इस दृष्टि से लगातार ये संस्थाएं काम करती हैं। ऐसी ये संस्थाएं जो हैं ये भारत में काम करती हैं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए काम करती हैं। विश्व भोजपुरी सम्मेलन जो है, मैंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये भारत के अलावा भी कई देशों में काम करती है। जी जी। और ये वहाँ के जो विभिन्न देश हैं, जैसे मॉरिशस का एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मॉरिशस में भी विश्व भोजपुरी सम्मेलन वहाँ के भोजपुरी के साहित्यकारों को सम्मानित करता रहा है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन लगातार भारत में
जो विभिन्न विधा के साहित्यकार हैं उनको समयानुसार हर साल अपने वार्षिक समारोह में सम्मानित करता है, उनकी रचनाओं को सम्मान देता है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वाह वाह वाह। आप लगभग 10 वर्ष से ज़्यादा भोजपुरी भाषा, भोजपुरी साहित्य के प्रचार प्रसार में लगे हैं। आपने भोजपुरी मीडिया के क्षेत्र में वर्तमान में और पिछले समय में क्या बदलाव देखे? अगर हम ये कहें कि पहले जो लोगों की मानसिकता थी भोजपुरी के लिए को लेके, वो उतनी विकसित नहीं थी जितनी आज है। तो कहीं न कहीं ये इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है मेरा मानना है वो सोशल मीडिया का रहा है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों के अंदर जो झिझक है, कई बार बहुत बार लोगों के सामने बोलने में झिझकते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पर कहीं कुछ लिखना होता है तो बड़ी आसानी से लिख पाते हैं। और एक बार जब आदमी किसी भाषा में लिखना शुरू करता है ना, तो धीरे धीरे वो बोलना भी शुरू कर लेता है। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने विभिन्न मातृभाषाओं के उत्थान में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपको साधुवाद है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि भोजपुरी साहित्य को केवल एक भाषा के साहित्य के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, भोजपुरी केवल एक भाषा ही नहीं है जी। भोजपुरी एक संस्कृति है, भोजपुरी एक संस्कार है। भोजपुरी का साहित्य जो है समृद्धता से भरा पड़ा है। वो मतलब साहित्य के दृष्टि अगर आप देखें, दृष्टि से देखें, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आपको ये लगेगा कि नहीं इस क्षेत्र में कम काम हुआ है या इस क्षेत्र में ज़्यादा काम हुआ है। हर क्षेत्र में खूब काम हुआ है। और सांस्कृतिक लेके धरोहर के रूप में देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि यूनेस्को ने सोहर विधा को धरोहर के रूप में मान्यता दे रखी है। तो ये अपने आप में इसकी समृद्धि का परिचय है। जी जी जी। हम ये भी जानना चाहेंगे द्विवेदी जी कि जिस तरह से आप प्रचार प्रसार भोजपुरी भाषा का, साहित्य का कर रहे हैं, उस तरह से आप क्या देखते हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि युवाओं के अंदर इस भाषा के प्रति क्या जागरूकता बढ़ी है? निश्चित रूप से। उसका कारण ये है कि पहले जो इलीट वर्ग था वो भाषा से दूरी बना लेता था। आज जब पढ़ा लिखा वर्ग अपनी मातृभाषा को बोलता है, अपनी मातृभाषा से जुड़ के बात करता है, अपनी मातृभाषा में सामने वाले से बात करता है, तो युवा स्वतः प्रभावित होता है कि यार ये इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होके जब भोजपुरी में बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी। ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का काम करता है। और ये चीज मैंने गाजियाबाद में महसूस किया, देखा, जिया। वाह 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 वाह। द्विवेदी जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की। क्या कोई विशेष घटना है जिसने आपको साहित्यिक क्षेत्र में, भोजपुरी साहित्यिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित किया? बहुत रोचक प्रश्न किया आपने जी। ये वास्तव में एक मेरे साथ एक घटना ही घटी, उसको मैं घटना ही मानता हूँ। 2015-16 की बात है। हमारे एक मित्र थे जो अभी कतर में सिविल इंजीनियर हैं, हमारे इंजीनियरिंग के बैचमेट थे जी। वो इंडिया आए हुए थे और सुबह मैं एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा, मैं फेसबुक जस्ट उठ के ऑन ही किया था और वो ऑनलाइन दिखे और मैंने उनको एक मैसेज भेजा, उनका फ़ोन आता है। मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई। उनके साथ उस समय भोजपुरी पंचायत के संपादक कुलदीप श्रीवास्तव जी थे। कुलदीप श्रीवास्तव जी मेरे से फेसबुक से तो जुड़े हुए थे, लेकिन मेरी कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं। तो मेरे मित्र से बात हुई, उन्होंने मित्र से आग्रह करवाया कि भोजपुरी पंचायत की वेबसाइट बना दी जाए। तो मैंने अपने मित्र को आश्वासन दिया कि हाँ बिल्कुल, आपके मित्र हैं तो मेरे भी मित्र हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं इनका काम कर दूंगा। और मैंने उनका काम किया। उनके काम करने के दौरान हमारी बहुत सारी बातें हुई। वहीं से कहीं ना कहीं भोजपुरी के तरफ मेरा रुका हुआ कदम बढ़ना शुरू किया। क्या बात है। उन्होंने मेरे से रचनाएं मांगी, मैंने अपनी हिंदी की रचनाएं भेजी। उसके बाद अगले दिन उनका फ़ोन आता है कि भैया मेरे को भोजपुरी की एक रचना चाहिए। मैंने उन्हें फिर अपनी एक भोजपुरी का गीत भेजा, उनको पसंद आया और उन्होंने पत्रिका में स्थान दिया।
इस तरह से लेखन का कार्यक्रम दोबारा जो रुका हुआ स्टेप था वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। वाह। करीब 6-7 महीने बाद एक बार मिलने का कुछ माहौल बना, तो उन्होंने अपने घर पे आमंत्रित किया। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गया। वहाँ पे पत्रिका के संपादक कुलदीप श्रीवास्तव जी, पत्रिका के साहित्य संपादक केशव मोहन पांडे जी और मैं, तीनों लोग थे। ये दोनों लोग मतलब कुलदीप श्रीवास्तव जी और केशव मोहन पांडे जी, ये लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे। क्या बात है। उस समय तक मेरी स्थिति ये थी कि मैं भोजपुरी फ्लुएंट बोल नहीं पाता था। मुझे कतई ये स्वीकार करने में गुरेज नहीं है, क्योंकि मेरा गांव मेरे से 8वीं पास करने के बाद छूट गया था और मैं हॉस्टल में रहा, साइंस का विद्यार्थी रहा, इसलिए कहीं ना कहीं एक दूरी तो हो ही गई थी अपनी मातृभाषा से। जब उन लोगों ने मेरे से भोजपुरी में बात करने का प्रयास किया तो मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया भोजपुरी भाषा में। तो वो घटना कहीं ना कहीं मेरे को इतना पिंच की, इतना उससे मेरे को टीस पहुंची कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी मातृभाषा में बात भी करना चाहिए और बात करने आना भी चाहिए। उसके बाद मैंने सतत मेहनत की और विदिन, आपको ताजुब होगा, विदिन 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर मैंने करीब 60-70 किताबें पढ़ी भोजपुरी की। और उसके बाद मैं फ्लुएंटली भोजपुरी में बात करने लगा। और आज मैं बड़े गर्व के साथ, अगर आपका ये प्लेटफॉर्म इजाज़त दिया होता तो मैं पूरा इंटरव्यू भोजपुरी में देता अपना, लेकिन चूंकि आपके प्लेटफॉर्म की एक बाध्यता है, तो चलिए मैंने उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से भोजपुरी को समर्पित कर दिया। और ये है कि आज तक मैं दिल्ली NCR में किसी भी मंच पे जाके भोजपुरी के अलावा और किसी भाषा में कोई रचना नहीं पढ़ा। वाह 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 वाह। द्विवेदी जी, बहुत अच्छी रोचक जानकारी आप दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के साहित्य संस्थान से आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उस पुस्तक के बारे में भी कुछ जानकारी दें। जी, अभी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से मेरी एक पुस्तक सूत्रधार कौन जी, उनके साहित्यिक अनुदान से प्रकाशित हुई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं साहित्यकारों को बहुत सहयोग करती है। वो न केवल हिंदी के, बल्कि जो उत्तर प्रदेश में 4 आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनको लोग फिलहाल क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, जैसे भोजपुरी हुई, आपकी अवधी हुई, ब्रज हुई या आपका बुंदेलखंडी हुई। इन चारों भाषाओं के साहित्यकारों के साथ साथ हिंदी के साहित्यकारों को प्रकाशन योगदान के तहत सरकार हर साल अनुदान देती है। वाह वाह। तो अब आप उसके लिए प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सरकार अनुदान देती है और उसी अनुदान से मेरी पुस्तक सूत्रधार कौन प्रकाशित हो पाई है। जी, ये कहीं न कहीं मेरे झुकाव को हिंदी की तरफ पुनः एक बार आकर्षित किया है। वाह। इसमें मुझे ये कहने में मुझे कोई शंका नहीं है, कोई गुरेज नहीं। वाह 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 वाह। हम आगे बढ़ते, द्विवेदी जी बहुत अच्छी रोचक जानकारी दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का छौंक ज़्यादा लगाया जाता है, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर ऐसा है जी। इसका कारण जो है, वो जो भोजपुरी के फिल्म मेकर हैं वो कोई भी भोजपुरिया नहीं है, वो सिर्फ बिजनेसमैन है जी। उनको बिजनेस से मतलब है, उनको हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। उनको किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, बाजार है, बेसिकली ये एक बाजार है और बाजार एन केन प्रकार धनार्जन करना चाहता है। और वो जो भोजपुरी के तथाकथित फिल्म मेकर हैं वो यही काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारे समाज का भी दोष है जी। आप के सामने अच्छी चीज और खराब चीज दोनों रखी हुई है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चीज उसमें से सेलेक्ट करते हैं, क्या चीज चुनते हैं जी। अगर आप खराब चीज चुन रहे हैं तो उसके लिए केवल फिल्म मेकर को भी आप दोष नहीं दे सकते, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों का भी दोष है इसमें कि वो उस तरह की चीजों को सुनते हैं। और ये निश्चित तौर पर मैं इस प्रश्न से पूरी तरह से सरोकार के साथ कह सकता हूं कि आज की जो भोजपुरी फिल्में हैं
वो परिवार के साथ आप बैठ के नहीं देख सकते। लेकिन इस भोजपुरी फिल्म बने, इसके लिए इस देश में सबसे पहले किसी ने किसी फिल्मकार को बुला के कहा था तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके प्रेरणा से पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो के पियरी चढ़ैबो बनी थी। और वो निश्चित तौर पे पूर्णतः पारिवारिक फिल्म थी और शायद ही पूर्वांचल क्षेत्र का कोई परिवार ऐसा रहा हो जो उस फिल्म को न देखा। वाह वाह। द्विवेदी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ आप भोजपुरी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में लीन हैं और उत्तर प्रदेश सरकार आपको पुरस्कृत करती है, एक तरफ जो भोजपुरी मीडिया है या भोजपुरी फिल्म वाले हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो अश्लीलता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे युवाओं पर, वर्तमान पीढ़ी पर क्या फ़र्क पड़ता है? कैसी दृष्टि से इसको रोका जाए और युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए प्रजापति जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, विश्व की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा में अश्लीलता ना हो। इस समय जो अपने को इलीट वर्ग कहता है इस भारत का जी, वो सब इंग्लिश मीडियम की तरफ है। और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा पॉर्न मूवी इंग्लिश में ही बनती है जी। तो अब मैंने कहा कि समाज में दोनों चीज़ें हैं, आप क्या चुनते हैं उसमें से, ये आपके चुनाव पर निर्भर करता है। अच्छाई और बुराई समाज के अंग हैं, अच्छे लोग हैं समाज में और बुरे लोग हैं। आप किनकी संगति पसंद करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम केवल फिल्मकारों को दोष दे दें या केवल लोगों को दोष दें, ये उचित नहीं होगा। ये हमारे आपके अपनी सोच पर, हमारे अपने आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ पसंद करते हैं। और निश्चित तौर पर बुराई को मिटाया नहीं जा सकता। बुराई को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि बुराई से अच्छाई की जो रेखा है वो लंबी कर दीजिए जी। निश्चित तौर पर वो बुराई दब जाएगी। हम यही, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी चीजें अधिक से अधिक समाज के सामने लानी पड़ेंगी। और इसी में साहित्यकार लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं साहित्यकार, और बहुत सारे गायक हैं जो अच्छी गीतों को गा रहे हैं आज और बड़े गर्व से गा रहे हैं और उनको समाज सम्मान भी दे रहा है। जी जी जी। तो इसी चीज की शायद जरूरत है। अगर ऐसा हुआ और ऐसा हो भी रहा है तो इन चीज़ों को देखने के बाद आज युवा अच्छाई और बुराई को जज करता है। वो केवल बुराई ही नहीं देखता, वो अच्छाई भी जज करता है। और अच्छाई जज करता है इसीलिए अच्छे गायक जो हैं, आप अगर यूट्यूब पे भी जाके देखें तो मैं बहुत गर्व के साथ 2-3 नाम लेना चाहूँगा, जैसे मैथिली ठाकुर, जैसे संजोली पांडे, मनीषा श्रीवास्तव, प्रियंका पांडे। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज तक जिन्होंने एक भी अश्लील गीत नहीं गाया और इनको बड़े सम्मान से भोजपुरी समाज, भोजपुरी जगत पूजता है। वाह। या सबसे बड़ा नाम जो अभी दिवंगत हुई है, शारदा सिन्हा जी, जो छठ गीतों की पर्यायी थी। उन्होंने पूरी जिंदगी में एक भी अश्लील गीत नहीं गाया। या भरत शर्मा जी, कभी जिंदगी में एक भी अश्लील गीत नहीं गाया। और उनके आज ये लोग समाज के धरोहर के तौर पे देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, सम्मान किए जाते हैं लोगों का। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने भोजपुरी भाषा और साहित्य के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए 7 दशक बाद भी हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। जब हिंदी दिवस मनाना पड़ता है तो वहाँ भोजपुरी भाषा का भविष्य क्या है? ये बहुत ही रोचक प्रश्न अपने आप में। जो तथाकथित हिंदी सेवी या हिंदी बचाओ मंच या हिंदी दिवस मनाने का जो ये प्रचलन है, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन का डर है। भाषाएं समर्पण से आगे बढ़ती हैं। आज तक भोजपुरी को कभी राजाश्रय नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन भोजपुरी आज के 1000 वर्ष पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भोजपुरी का साहित्य, भोजपुरी का साहित्यकार, भोजपुरी का समाज, भोजपुरी के वो गरीब से गरीब व्यक्ति उसको जीवित रखे हुआ है। उसको आज तक कोई राजाश्रय नहीं प्राप्त हुआ है। हिंदी को राजाश्रय है, फिर हिंदी को क्यों डर लगता है? क्योंकि हिंदी के जो तथाकथित मुखौटे हैं वो मुखौटे हैं। उनके घरों में आप जाके पता करिए कितने लोग के बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। उन घरों में मैक्सिमम लोग, मतलब स्थिति ये है
कि चौकी और चौका दोनों अलग अलग है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली स्थिति है। अन्यथा जिस भाषा को राजाश्रय प्राप्त हो, जिस भाषा को राजभाषा का दर्जा हो, उसे हिंदी दिवस मनाने की क्या जरूरत है? हमारा हिंदी दिवस तो रोज है। अगर हम रोज उठ के हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं, हिंदी में बाजार जा रहे हैं, हिंदी में हम बाजार से अपनी आवश्यकता की चीजें खरीद पा रहे हैं, तो हमें हिंदी दिवस मनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुखौटेबाजी है। ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरा मानना बहुत लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन ऐसा है। आपने अभी बताया हमारे दर्शकों के लोगों के मुखौटे अलग अलग हैं, दिखाने के अलग हैं और प्रयोगात्मक अलग हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में देखा गया है कि हम पहले सामूहिक रूप से एक ही परिवार में रहते थे और हमारी कई पीढ़ियां एक ही परिवार में रहती थी और बच्चे, कई पीढ़ियों के बच्चे अपने बुजुर्गों का आप सबका मान सम्मान करते थे। वर्तमान में युवा एकल ज़िंदगी जीना चाह रहा है और एकल ज़िंदगी जीने पर उसको बहुत सारे शारीरिक और मानसिक दबाव बन रहे हैं। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो सामूहिक रूप से रहना उनके लिए बेस्ट है, अच्छा है, या एकल परिवार से जीना? देखिए, एकल न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट इस समाज में आया, उसने कहीं न कहीं संस्कार और संस्कृति दोनों को नुकसान पहुंचाया और बहुत क्षति पहुंचाई है। आज वही लोग जो कभी एकल जिंदगी जीना चाहते थे या जी रहे थे, आज वो इतने व्यथित हो चुके हैं, उन्हें अपना सुकून संयुक्त परिवार में दिखाई देने लगा है जी। और लोग अब संयुक्त परिवार की तरफ मुड़ने लगे हैं। आवश्यकता है आज के इस उपभोक्तावादी समाज में, आप अगर संगठन में शक्ति के फार्मूले को अब नहीं अपनाते हैं तो आप ये मान के चलिए, आप इस परिस्थितियों को आसानी से नहीं जी पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। इसका कारण आप देखते होंगे अक्सर करके कि बहुतायत लोग अवसाद के ग्रस्त हो रहे हैं, अवसाद के शिकार हो रहे हैं, विभिन्न तरह की बीमारियां उनको पकड़ रही हैं। तो उसका कारण यही है कि आप परिवार के साथ नहीं हो, आप परिवार के साथ जुड़िए। परिवार के साथ जुड़िएगा तो संस्कृति से जुड़िएगा, भाषा से जुड़िएगा, संस्कारों से जुड़िएगा। वो आज का परिवार जो एकल परिवार है, पति पत्नी दोनों जॉब में है, बच्चा कोई और देख रहा है, बच्चे को संस्कार किसने दिया? जब बच्चा को संस्कार नहीं मिला तो माँ बाप और अन्य रिश्तों को कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा? बहुत बड़ी बात। कैसे उनका सम्मान करेगा? तो इसके लिए जरूरत है कि पुनः संयुक्त परिवार की तरफ लौटा जाए और ये शायद आज के समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। वाह 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 वाह। एक और प्रश्न यकायक मेरे जहन में आया कि हमारे देश में, भारत देश में, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज सबसे ज़्यादा वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका कारण वही है जो हम अभी जस्ट आपके पहले इसके पूर्व वाला जो प्रश्न था जी, कि हम एकल परिवार में गए जी। अगर हम संयुक्त परिवार में होते तो संयुक्त परिवार में होता क्या था? एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार के विभिन्न लोगों के विभिन्न काम थे, वो अपना काम करके और सब लोग उसमें सुखी रहते थे। आवश्यकता कम थी। आज हमने अपनी आवश्यकता से अधिक बढ़ा ली है जी, और उसकी पूर्ति में हम दिन रात लगे हुए हैं। उसके चक्कर में हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारे संबंध, हमारे रीति रिवाज सब प्रभावित हैं। इसलिए वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वही पिता जब उसको बच्चे को समय देना चाहिए, जब माँ बाप बेटे का क्या प्यार होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या बाप का समर्पण बच्चे के पास के साथ होना चाहिए, जब उसको समय देने की जरूरत थी तब तो आप पैसा कमाने में लगे रहे, और अब जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो वो अपने बच्चे के लिए पैसा कमा रहा है, तो फिर रास्ता क्या है? वृद्धाश्रम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें अपने आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को भी कहीं ना कहीं एक सीमा, उस पर सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी। अगर हम सीमा रेखा नहीं खींचते हैं और इसी अंधी भागदौड़ में लगे रहते हैं जी, तो आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत सारे रिश्तों को भूल जाएंगी, पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर उनका सम्मान कहाँ से होगा? तो ये निश्चित तौर पर ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये जो प्रचलन रहा बहुत ही गलत रहा, बहुत ही दुखद भी रहा। मैं दुखद मानता हूँ, मैं चिंतनीय क्या कहें, वो दुखद मानता हूँ।
अन्यथा वृद्धाश्रम कभी नहीं पढ़ते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपके प्रश्न हमारे दर्शकों को पसंद आ रहे हैं और दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और अपने बात भी लिख रहे हैं। और आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया। श्री जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश प्रजापति जी कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे अपनी भाषा पर अपने विचार रखने का मौका दिया। पुनः बहुत बहुत आभार। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।